नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल जज व बिहार एपीओ की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है, धारा 1 का। ये आज दूसरा वीडियो है उस श्रृंखला का, जिसमें हम धारा 2 से और 4 तक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इससे पहले मेरा एक वीडियो देख चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे, उत्साह हमारा बढ़ता रहे। ये चैनल हम बेसिकली लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक छोटी सी मेरी पहल है, और जहाँ तक मैं अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से बनाया गया है। जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस पे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के बाद आपको सारी सीरीज़ देखने के बाद आपको उस सब्जेक्ट में और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री और मेंस दोनों कंप्लीट कराएंगे हम। इसलिए मेरे चैनल को लगातार आप लोग देखते रहिए, जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको आप लोग देखते रहिए। तो आज हम बात करेंगे धारा 2 से और 4। ये भाग 1 जो है हमारा तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है। उसी के क्रम में अध्याय 1 प्रारंभिक है। इसमें धारा 1 के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होता है। शपथ पत्र और मध्यस्थम के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, और ये 1 दिसंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ था। ये तो हमारा प्रीव्यू था जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं आज के वीडियो के अपने कंटेंट पे। धारा 2 हमारी जो है साक्ष्य अधिनियम की, वो निरसित हो चुकी है, और इसका जो निरसन का सन और धारा है वो निरसन अधिनियम 1938 क्रमांक संख्या 1 की धारा 2 द्वारा ये निरसित की जा चुकी। ये प्री के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यूपी एपीओ में इसका सन पूछा जा चुका कि किस वर्ष ये धारा निरसित की गई। तो आप लोग इसको ये देख लें कि ये धारा जो है 1938 में निरसित हुई है। ये प्री के लिहाज से ये पीटी का क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको बिल्कुल देखेंगे। अब हम बात करते हैं धारा, इसमें बस 2 में केवल यही देखना है, इसका सन याद रखना है कि 1938 में इसका निरसन हुआ था। अब हम आते हैं धारा 3 पे, जिसका कि शीर्षक है निर्वचन खंड। निर्वचन खंड में जो है निर्वचन खंड में कुछ शब्दों का निर्वचन दिया हुआ है। इसमें पीटी में इन शब्दों का क्रम भी कई बार पूछा जा चुका है, इन शब्दों के बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हम बात करते हैं न्यायालय से। जहाँ तक साक्ष्य विधि की बात करें तो साक्ष्य विधि के शुरुआत में हम लोग बात कर चुके हैं कि न्यायिक कार्यवाहियों को ही लागू होता है, तो न्यायालय ही इसका मेन स्ट्रीम है। इसलिए न्यायालय को हम लोग विशेष रूप से ये देखेंगे कि न्यायालय शब्द के अंतर्गत किस किस चीज़ का निर्वचन किया जा सकता है। तो न्यायालय में कौन कौन आएंगे ये हम लोग देखेंगे। तो न्यायालय में यहाँ पे 3 लोग आते हैं। एक तो न्यायाधीश,
मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। तो इस तरीके से हम इसको 3 वर्गों में न्यायालय को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पहला न्यायाधीश, दूसरा मजिस्ट्रेट और तीसरा मध्यस्थों के सिवाय जो भी व्यक्ति वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत हैं। नेक्स्ट निर्वचन देखेंगे तथ्य के बारे में। पूरी साक्ष्य विधि का जो केंद्र है वो हमारा तथ्य ही है। कई बार तथ्य पीटी में आता है कि क्या है तथ्य, तो आपको मैं एक बहुत पिन पॉइंट बता दे रहा हूँ। तथ्य का मतलब ये है कोई भी ऐसी घटना जो घट चुकी है। कोई भी इस पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो कि घटा ना हुआ हो। तो हमेशा घटी हुई घटना ही तथ्य होती है, आने वाली घटना कभी तथ्य नहीं होती है। जैसे किसी वस्तु की कोई अवस्था है, वस्तुओं का संबंध है जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा है, किसी व्यक्ति की क्या ख्याति है, ये सब तथ्य के अंतर्गत आएगा। तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्ष्य विधि तथ्य पर ही आधारित है। साक्ष्य विधि का जो संकेंद्रण है वो तथ्य के आधार पर ही किया गया है। उसी तथ्य को साबित करना है, उसी तथ्य को ना साबित करना है, उसी तथ्य के बारे में साक्ष्य देना है। इसलिए तथ्य साक्ष्य विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अब बात करते हैं सुसंगत की। तो ये पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पीटी में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परिभाषा में नहीं दिया है, और वो सुसंगत तथ्य दे देते हैं, जबकि सुसंगत तथ्य यहाँ पे नहीं, यहाँ केवल सुसंगत दिया गया है निर्वचन में। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सुसंगत तो दिया हुआ है और एग्जाम में सुसंगत तथ्य पूछा जाता है। तो जहाँ पे सुसंगत तथ्य आएगा इसका मतलब विवादक तथ्य दिया हुआ है, मगर सुसंगत तथ्य धारा 3 में नहीं दिया हुआ है, सुसंगत बताया गया। तो सुसंगत मैं आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट बता दे रहा हूँ। सुसंगत का मतलब कि कनेक्टेड फैक्ट, कनेक्टेड कोई भी, चाहे वो तथ्य हो या अन्य कोई चीज़, वो किस प्रकार किसी दूसरे तथ्य से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो वो सुसंगत नहीं होगा। और यही कनेक्शन धारा 6 से 55 के बीच में बताया गया है। जो इस निर्वचन खंड में निर्दिष्ट प्रकार लिखा हुआ है वो निर्दिष्ट प्रकार 6 से 55 के बीच में है। उसी 6 से 55 में ही कनेक्टेड होना चाहिए, वो सुसंगत में आएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के विवादक तथ्य। विवादक तथ्य, जैसा कि आप लोग इसके नाम से विवादक तथ्य, कि कोई विवाद ज़रूर है तभी वो न्यायालय आता है कोई भी व्यक्ति। तो अगर इसकी परिभाषा में हम जाएंगे बेयरेक्ट की लैंग्वेज में, तो इसमें 3 चीज़ निकल के आते हैं कि अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता। जब कोई तथ्य किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता से उत्पन्न होता है और वो किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान, मतलब एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, एक डिनाई करता है, और किस लिए करता है, उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति होती है उससे, तो वहाँ पर उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक चीज़ आपको मैं इसमें और बता देना चाहता हूँ कि विवादक तथ्य सिविल और क्रिमिनल दोनों में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल क्रिमिनल में होता है, ये सिविल में होता है। विवादक तथ्य क्रिमिनल और सिविल दोनों में होता है। एग्जाम्पल, सिविल में जो इशू फ्रेम होते हैं, सिविल में जो इशूज़ फ्रेम होते हैं वो विवादक तथ्य होते हैं। क्रिमिनल में जो हमारा चार्ज बनता है तो वो विवादक तथ्य होता है। उसमें प्रोसिक्यूशन
व्याख्यान करता है और डिफेंस प्रत्याख्यान करता है। इसी प्रकार जो इशूज़ फ्रेम होते हैं उसमें वादी व्याख्यान करता है, प्रतिवादी उसका प्रत्याख्यान करता है। तो इस प्रकार विवादक तथ्य का मतलब है जिस बारे में न्यायालय को निर्णय देना है, जिस बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है, और यही विवादक तथ्य पर निर्णय आधारित होता है। ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि विवादक तथ्य पर ही निर्णय आधारित होता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अब आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, दस्तावेज। दस्तावेज जनरली हम लोग जानते हैं कि दस्तावेज का मतलब किसी कागज़ से है, तो वो जनरल भाषा में सही है। मगर जहाँ तक साक्ष्य विधि में है, दस्तावेज एक बहुत ब्रॉड रूप में दस्तावेज की परिभाषा दी हुई है। दस्तावेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इसकी ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी है एविडेंस एक्ट की कि दस्तावेज का जो स्वरूप है वो जहाँ तक कल्पनीय था उस समय वहाँ तक लिखा जा चुका है। तो दस्तावेज में हम आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विषय होना चाहिए। दस्तावेज बिना विषय के और बिना प्रयोजन के लिखा हुआ कोई भी चीज़ दस्तावेज नहीं है। जब तक उसके बारे में कोई विषय और उसके लिखने का प्रयोजन नहीं होगा वो दस्तावेज नहीं माना जाएगा। और दस्तावेज किसे कहेंगे? तो किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा या इनमें से एक या एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। मतलब कि अभिव्यक्त की तरीके से अगर कुछ लिख दिया गया है, कोई चिन्ह लगा दिया गया है तब भी आएगा, वर्णित किया गया है तब भी आएगा, बशर्ते कि उसका उपयोग किए जाने का प्रयोजन होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग एग्जाम्पल कई बार पूछते हैं कि जैसे हम लोग नोट्स बना रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, अब उसमें थोड़ा देर हम कुछ सोच रहे हैं और ऐसे कुछ लिख दिया, तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ना इसका कोई प्रयोजन है, ना तो ये किसी विषय से है, तो ये दस्तावेज में नहीं आएगा। अगर हम किसी प्रयोजन से लिखेंगे तभी वो दस्तावेज में आएगा। इसमें कोई भी लेख है, मुद्रित, शिलामुद्रित, जिसे हम लिथोप्रेस या पत्थर द्वारा पहले छापे जाते थे उनको, फोटो चित्रित, मानचित्र, रेखांकन, धातुपट मतलब धातु की चादर पर कोई चीज़ लिखा गया हो, शिला पर उत्कीर्ण, पत्थर का कोई लेख है, उपहासांकन मतलब व्यंग्य चित्र कोई बना दिया जाएगा, वो भी दस्तावेज है। अब हम अपने अगले निर्वचन शब्द पे आते हैं, साक्ष्य। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि साक्ष्य विधि साक्ष्य के संबंध में ही प्रावधान पर केंद्रित है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो शब्द है वो साक्ष्य है। सामान्य भाषा में साक्ष्य कहते हैं कि किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, मगर जो साक्ष्य विधि एक लीगल लैंग्वेज में है वो ये है कि कोई भी कथन यानी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो है और वो जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में हो, न्यायालय जब उसके बारे में साक्ष्यों को अनुज्ञा देता है कि आप आके कहिए, तो वो मौखिक साक्ष्य होता है। इसी तरीके से दस्तावेजी साक्ष्य में न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि साक्ष्य को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो मौखिक और दूसरा दस्तावेजी। दोनों साक्ष्यों का अपना अपना महत्व, दोनों साक्ष्य इक्वल हैं, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ साबित करने के तरीके में अंतर है। किसी का वेटेज कम और ज़्यादा साक्ष्य विधि में नहीं बताया गया है। अब हम बात करते हैं मौखिक कथन। मौखिक कथन का ये है कि कोई भी स्टेटमेंट वो जांचाधीन तथ्य के संबंध में होना चाहिए और न्यायालय उसकी अनुज्ञा दे तो वो मौखिक कथन में आ जाता है। अब जहाँ तक बात आती है दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में, तो दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में कोई भी दस्तावेज तब तक साक्ष्य नहीं होगा
अभी हमने इससे ऊपर दस्तावेज की परिभाषा देखी है। वो दस्तावेज तब तक साक्ष्य नहीं होगा जब तक वो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया गया। वैसे पृथ्वी पर लाखों करोड़ों दस्तावेज हैं, सब साक्ष्य नहीं है। जब तक कि वो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश नहीं किया जाएगा, वो दस्तावेज साक्ष्य में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीटी का क्वेश्चन है, जिसमें कि कई बार पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य हैं या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साक्ष्य हैं उनका जो वर्गीकरण है वो केवल दो प्रकार में किया गया है, एक दस्तावेजी और दूसरा मौखिक। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को हम दस्तावेज के वर्ग में रखते हैं। अब हम अगले निर्वचन देखेंगे, साबित। देखिए, जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं कि दस्तावेज साक्ष्य विधि साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ करने की पूरी प्रक्रिया ही बताती है। किसी चीज़ को साबित करना है तभी हम साक्ष्य अधिनियम का सहारा लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम ये हमको बताता है कि कोई चीज़ कब साबित करनी है, कैसे साबित करनी है, किसके समक्ष साबित करनी है। वरना ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, कोई कहेगा साबित, कोई कहेगा नहीं साबित। इसीलिए साक्ष्य अधिनियम में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि कोई तथ्य कब साबित कहा जाएगा, कब ना साबित कहा जाएगा, कब साबित नहीं हुआ कहा जाएगा। तो साबित का एक जो सिद्धांत है वो ये है कि जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास कर ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व को अधिसंभाव्य समझे। अधिसंभाव्य मतलब ये होना ही है कि उस विशिष्ट मामले में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। मतलब एक आम आदमी भी अगर उन तथ्यों के बारे में उनके समक्ष रखा जाएगा तो वो कहेगा कि ये तथ्य अस्तित्व में है, तो न्यायालय भी उस तथ्य को साबित मानेगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो विचार करने के बाद ये विश्वास करे कि अस्तित्व में है, और एक चीज़ है कि अधिसंभाविता। यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि साबित की परिभाषा में दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक अस्तित्व है और दूसरी अधिसंभाविता। यहाँ पर हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जहाँ पे अस्तित्व है ये क्रिमिनल केसेस में, दंडिक कार्यवाही में होता है, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन को संदेह से परे साबित करना पड़ता है, वहाँ अधिसंभाविता की कोई गुंजाइश नहीं। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को अपने तथ्यों को अस्तित्व में है ही साबित करना पड़ता है। जहाँ अधिसंभाविता की बात है तो ये सिविल मामलों में अधिसंभाविता पर भी न्यायालय निर्णय दे सकता है। वहाँ तथ्य को अस्तित्व में होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मामले में अधिसंभाविता ही है तथ्य को तो वो साबित माना जाएगा। यहाँ अस्तित्व और अधिसंभाविता की ग्रेविटी में बहुत अंतर है, जो इन दोनों का वजन है, वेट है, उन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये किसी के जीवन से जुड़ा मामला होता है क्रिमिनल, और ये संपत्ति से। तो यहाँ पर अगर एक कोई बात गलती हो जाएगी तो उसको शायद कोई भी ना सुधार पाए, इसमें बाद में सुधरने की गुंजाइश होती। इसलिए अधिसंभाविता का जो कॉन्सेप्ट है वो सिविल मामलों में लागू किया जाता है, जो अस्तित्व का कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल मामलों में लागू किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया ना सभी को। अब हम अगले अपने टॉपिक पे आते हैं, नासाबित में देखते हैं कि साबित और नासाबित में क्या है। नासाबित में जस्ट साबित का उल्टा है कि कोई भी
न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनिस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस मामले में कोई भी सामान्य व्यक्ति इस अनुमान पर कार्य करे कि उसका अस्तित्व नहीं। यहाँ पर भी अस्तित्व और अधिसंभाव्यता दोनों वर्ड यूज किए गए हैं। यहाँ पर भी वही लागू होता है कि अस्तित्व क्रिमिनल मामलों में, अधिसंभाव्यता सिविल मामलों में लागू होती है कि अगर किसी तथ्य का अस्तित्व नहीं है तो वो नासाबित माना जाएगा, और किसी तथ्य का अगर अधिसंभाव्यता नहीं है तो वो नासाबित माना जाएगा। ये सिविल मामलों के लिए, ये क्रिमिनल मामलों के लिए। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ तो कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया है और ना नासाबित किया गया है, मतलब ना तो उसको ये साबित हुआ है और ना साबित हुआ, इन दोनों में जब वो नहीं आया, वो तथ्य बीच का है, तो उसको हम कहेंगे साबित नहीं हुआ। अगला हम आ जाएं भारत। तो भारत से अभिप्रेत है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र, परंतु अब J&K को केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार वहाँ पर ये लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया, मगर अभी इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो यही लिखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, धारा 4 उपधारणा। तो आप लोग जहाँ तक जानते होंगे कि उपधारणा हमेशा सबूत के भार को परिवर्तित करने का बल रखती है। यहाँ पर उपधारणा 3 तरीके की बताई गई है। एक उपधारणा कर सकेगा, एक उपधारणा करेगा और एक निश्चायक सबूत। तो धारा 4 में इन तीनों चीज़ को कवर किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपधारणा कर सकेगा। ये उपधारणा करता कौन है? न्यायालय को करना होता है उपधारणा। उपधारणा न्यायालय को करना होता है। मतलब कि इसमें जो एक शब्द लिखा हुआ है, तीनों में मैं एक एक शब्द आपको बता देता हूँ, उतना ही याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब उपधारणा कर सकेगी में एक शब्द लिखा है उपबंधित। उपबंधित उपबंधित। उपधारणा करेगा में लिखा है निर्दिष्ट। निर्दिष्ट। और निश्चायक सबूत में लिखा है घोषित। घोषित इट मीन्स डिक्लेयर्ड। तो तीनों में आपको जैसे उपबंधित, निर्दिष्ट, घोषित, तो तीनों अपने आप में ग्रेविटी चेंज होती जाती। जैसे जैसे आप उपबंधित वर्ड से निर्दिष्ट पे आते हैं, निर्दिष्ट से घोषित में आते हैं, इन तीनों वर्ड में आपस में हैं तीनों एक ही चीज़, मगर इन तीनों की ग्रेविटी में अंतर होता जाता है। उपबंधित है कि उपधारणा कर सकेगा, मतलब न्यायालय मान सकेगा कि यह तथ्य अस्तित्व में है और उसके सबूत की मांग कर सकेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। इसमें उपबंधित इसीलिए लगा हुआ है कि करे या ना करे। अगला देखेंगे उपधारणा करेगा। यहाँ पे करेगा का मतलब शैल आ गया। जहाँ पे शैल होता है वहाँ पे न्यायालय को बाध्य है उस चीज़ को करने के लिए, मगर इसमें भी निर्दिष्ट, जहाँ कहीं भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, अन्य किसी अधिनियम से बाध्य नहीं है। इस अधिनियम से में निर्दिष्ट होना चाहिए कि किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसा तथ्य साबित मानेगा जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। मतलब जब तक वो नासाबित नहीं किया जाता है तब तक न्यायालय उसको साबित मानेगा। यहाँ सबूत की मांग करने का कोई भी बात नहीं कही गई है। अगला आते हैं निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत का मतलब है कि किसी भी तथ्य के साबित हो जाने पर उस तथ्य को साबित मानेगा ही। मतलब उसके लिए ना तो साक्ष्य ना साबित करने के लिए ना तो साक्ष्य देने की अनुज्ञा देगा, ना तो सबूत की मांग कर सकता है, वो निश्चायक है। अब हम आपको बता देते हैं इसके साथ में कि निश्चायक सबूत अधिनियम की धारा
41, 112, 113, 115 में उपबंधित है। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि अगर ये तथ्य साबित है तो इसको न्यायालय निश्चायक सबूत मानेगा और उसके सबूत की मांग नहीं करेगा। यहाँ पे ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चायक सबूत, इसे हम तथ्य की उपधारणा कहते हैं। इसे हम तथ्य की उपधारणा कहते हैं। उपधारणा को विधि की खंडनीय उपधारणा होती है, ये खंडनीय उपधारणा है, और ये अखंडनीय, विधि की अखंडनीय उपधारणा है, ये विधि की अखंडनीय उपधारणा। तो पीटी में ये भी आता है कि तथ्य की उपधारणा क्या है, तो उपधारणा कर सकेगा, विधि की खंडनीय उपधारणा उपधारणा करेगा, और विधि की अखंडनीय उपधारणा निश्चायक सबूत है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इससे संबंधित आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण बिंदु कि साक्ष्य विधि एक प्रक्रिया विधि है। जैसा कि आप जानते हैं कि साक्ष्य विधि में उन प्रक्रियाओं के बारे में प्रावधान किया गया है कि कौन सा साक्ष्य कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, क्या साबित होगा, क्या साबित नहीं होगा, न्यायालय किस कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं, किसका साक्ष्य गिरा है, किसका साक्ष्य नहीं गिरा है। इसका मतलब ये साक्ष्य की लेने और साबित करने की प्रक्रिया बताता है, यह एक प्रक्रिया विधि है। दूसरा देखते हैं, साक्ष्य विवादक तक ही सीमित होना चाहिए। किसी न किसी न्यायिक कार्यवाही में जब तक कोई विवाद नहीं होगा तब तक कोई कोर्ट नहीं जाता है, और प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही किसी न किसी विवाद से ही उत्पन्न होती है। तो जब विवाद से उत्पन्न होती है तो साक्ष्य को वहाँ तक सीमित कर दिया गया है। अगर साक्ष्य को सीमित ना किया जाता तो हजारों लाखों तथ्य इस संसार में हैं, कौन किसका विवाद है, कौन किसका साक्ष्य देगा, ये निर्धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए साक्ष्य को विवादक तथ्य तक ही सीमित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ बात है कि अनुश्रुत साक्ष्य को साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब सुना सुनाया साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी आप इतना जानिए कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता है, कुछ मामलों को छोड़कर। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण नियम है कि सभी मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किन मामलों में सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम लागू होता है, किन किन धाराओं से ये मिल के सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम बताया गया है। मैंने अभी जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और दस्तावेजी। इन दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य में वेटेज का कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी तथ्य अपवादों को छोड़कर मौखिक और दस्तावेजी दोनों के द्वारा साबित किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पांचवा हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु में आते हैं, लेक्स फोरी। लेक्स फोरी का मतलब होता है कि देसी विधि, स्थानीय विधि जिसको कहते हैं, या देसी विधि कह लीजिए, कि जहाँ पे कार्यवाही चल रही है वहाँ कौन सी विधि लागू होगी। मतलब कि इंडिया में अगर कार्यवाही चल रही है तो भारत का साक्ष्य विधि लागू होगी, विदेश में कार्यवाही चल रही है तो विदेश की जो साक्ष्य विधि होगी उसके अनुसार तथ्यों को साबित करना होगा। तो ये जो है विधि, साक्ष्य विधि लेक्स फोरी, देसी या स्थानीय विधि कहते हैं। ये भी पीटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम धारा 2 से 4 तक कवर किए हैं। अगले वीडियो में मैं धारा 5 से रेगुलर पढ़ाऊँगा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम अन्य सब्जेक्टों के भी वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और आप सब हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ आप तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ में हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संकल्प, और दूसरा उस संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन से लग जाने की ज़रूरत है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, केवल संकल्प ले लेना चाहिए, काम हो जाएगा। तो आप हमारे
इस यूट्यूब चैनल में। आज के लिए इतना ही। लेट्स क्रैक जुडिशरी आप लोग देखते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।